नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है इटली का एकीकरण। इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इटली प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का केंद्र था, अतः रोमन साम्राज्य के गौरव के चिन्ह यहाँ पर मौजूद थे, जो इटली वासियों को प्रेरित करते थे। आगे चलकर जब रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, तो वहाँ की भौगोलिक राजनीतिक इकाइयों में 12 अलग अलग बट गया, जिससे बहुत सारी नई नई राजनीतिक इकाइयाँ भी खड़ी हो गई। इसी संदर्भ में मेटरनिक इटली को महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति कहता था, अर्थात विभिन्न राज्यों में बटे हुए इटली के क्षेत्र पर विभिन्न राजवंशों और यूरोपीय शक्तियों का अधिकार होने लग गया। यहाँ के निवासियों में एकता के कोई तत्व नहीं थे। किंतु इटली को महज भौगोलिक अभिव्यक्ति कहना तार्किक नहीं है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में बटा होने के बावजूद भी इटली वासी प्राचीन गौरवपूर्ण परंपरा से प्रेरित थे। इटली वासी एक समान भाषा और रीति रिवाज से युक्त थे। यही वजह थी कि इटली का एकीकरण भी पूरा हो पाया। चलिए अपने दूसरे उस पर चलते हैं, जो कि है एकीकरण में बाधक तत्व। इटली भौगोलिक रूप से अनेक राज्यों में बटा हुआ था। मध्य में पोप का राज्य स्थापित था, जो कि इटली को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करता था। इन उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में आर्थिक विषमता मौजूद थी, जो एकीकरण में बाधित थी। साथ ही रोम में स्थित पोप का राज्य भी बाधक था, क्योंकि यह यूरोप के कैथोलिक धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता था, और यहाँ पोप के राज्य की सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी सैनिक मौजूद थे। इटली के क्षेत्रों पर विदेशी प्रभुत्व था। लोम्बार्डी वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था, तो मध्य इटली के राज्यों पर परमा, मेडोना, टस्कनी के शासक ऑस्ट्रिया के राजवंश से संबंध रखते थे। नेपल्स और सिसिली में फ्रांस के बुर्बो वंश से संबंधित शासक थे। इस तरह विदेशी तत्वों की मौजूदगी एकीकरण में बाधक थी। इटली का कुलीन भूस्वामी वर्ग तथा राज्यों के शासक भी एकीकरण के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि एकीकरण से उन्हें अपने अधिकारों के सीमित होने जाने का डर था। एकीकरण के संबंध में विभिन्न विचारधाराओं की उपस्थिति भी बाधक थी। वस्तुतः मेजनी और गैरिबाल्डी गणतंत्र के समर्थक थे, जबकि काबूल संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, और जियोबार्टी पोप के नेतृत्व में एक संघ के निर्माण पर बल दे रहा था। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है एकीकरण में सहायक तत्व। सबसे पहले है फ्रांसीसी क्रांति व नेपोलियन। नेपोलियन ने साम्राज्यवादी विस्तार के क्रम में ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और वहां एक समान राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना कायम की, एक समान कानून प्रणाली लागू की। इस तरह इटली वासियों को राजनीतिक प्रशासनिक एकता प्रदान की। नेपोलियन ने इसी तरह सामंती संरचना को समाप्त कर एक समान आर्थिक कानून लगाए। फलतः आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला। इस तरह है इटली वासियों को आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण का अनुभव मिला। अब आते हैं अपने दूसरे अगले वाले पे, जो कि सहायक तत्व थे। कार्बोनरी संस्था। कार्बोनरी संस्था का गठन 1810 ईस्वी में इटली के कोयला मजदूरों ने मिलकर किया। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, और इसकी शाखाएं इटली के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसका लक्ष्य विदेशियों को इटली से बाहर निकालना था। इस तरह राष्ट्रीयता की भावना के विकास में भी इस संस्था की अहम भूमिका रही। अब तीसरा, जो कि था मेजनी और यंग इटली का सिद्धांत। मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की, और इसके माध्यम से लोगों को एकीकरण के लिए प्रेरित किया। इसके अनुसार नौजवानों के हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है, इनका ये मानना था, अतः उनके हाथों में नेतृत्व देना चाहिए। इस संस्था के माध्यम से मेजनी ने इटली के एकीकरण का आदर्श सामने रखा। इस संस्था के निम्नलिखित कार्यक्रम थे। सबसे पहला था ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करना। दूसरा, इटली के एकीकरण का कार्य इटली वासियों द्वारा ही किया जाए, अर्थात विदेशी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, इटली में गणतंत्र की स्थापना हो। इटली के एकीकरण में मेजनी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि उसने इटली वासियों के हृदय में राष्ट्रवादी भावना एवं स्वतंत्रता की चाहत पैदा की। इसने अपने लेख व भाषणों के माध्यम से युवा वर्ग में देश प्रेम, संघर्ष, त्याग की भावना भर दी, और कहा कि इटली एक राष्ट्र है और वह एक राष्ट्र बनकर ही रहेगा। अब एकीकरण में सहायक तत्व में अगला पॉइंट आता है कोयला एवं लौह की भूमिका। इटली में कोयले व लौह के खनिज मौजूद थे। फलतः भारी व आधारभूत उद्योगों का विकास हो गया। इसी क्रम में लौह उद्योग का विकास हुआ और मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, और पूंजीपति वर्ग सामने आया जो एकीकरण का समर्थक बना।
साथ ही परिवहन साधनों के मशीनीकरण अथवा अर्थात रेलवे के विकास से भी इटली के राज्य एक दूसरे से जुड़ गए। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई, फलतः राष्ट्रीयता की भावना और मजबूत हो गई और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और अब सहायक तत्व में अगला पॉइंट जो कि है बौद्धिकों की भूमिका। रासोटी, सिलिविया, पेविक जैसे लेखक कवियों ने इटली वासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर दिया, कर उन्हें एकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। एकीकरण में सहायक तत्व का अगला वो पॉइंट, सांस्कृतिक एकता। इटली में एक समान भाषा, एक समान धर्म, एक समान रीति रिवाज और प्राचीन गौरव से चिन्ह मौजूद थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। इस प्रकार सांस्कृतिक एकता मौजूद थी। इस तरह इटली में इटली को इटली से जोड़ने के तत्व मौजूद थे। अब आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं कि एक युद्ध इटली के एकीकरण का मार्ग कैसे प्रशस्त करता है। तो चलिए चलते हैं। पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काबूर एक यथार्थवादी कूटनीतिज्ञ था। काबूर का मानना था कि एकीकरण के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है और तभी ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकाला जा सकता है। अतः इस विदेशी सहयोग की प्राप्ति के लिए उसने अवसर की तलाश की, जो कि उसे क्रीमिया युद्ध में भागीदारी से मिला। वस्तुतः क्रीमिया युद्ध रूस और तुर्की के बीच था, जिसमें तुर्की का साथ इंग्लैंड और फ्रांस ने दिया, जो साथ ही पिडमांट ने भी सैनिकों की सहायता दी। युद्ध में तुर्की का पक्ष विजयी हुआ और फिर 1856 में पेरिस सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों के साथ पिडमांट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काबूर ने भी भागीदारी की। यहाँ काबूर ने भी इटली के प्रश्न को उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया, अर्थात इटली पर नियंत्रण की बात कहकर यूरोपीय राज्यों का ध्यान आकर्षित किया ताकि उनकी सहानुभूति अर्जित की जा सके, और उसने सहानुभूति अर्जित की भी। इसी सम्मेलन में फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड काबूर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूछ ही लिया कि मैं इटली के लिए क्या कर सकता हूँ। इस तरह क्रीमिया युद्ध में भागीदारी से फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त हुई और उससे सहयोग लेने का अवसर मिला। इसी क्रम में काबूर ने नेपोलियन थर्ड के साथ प्लेम्सबर्ग की संधि की, जिसके तहत नेपोलियन थर्ड ने पिडमांट सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में 2 लाख सैनिक सहायता देने का वचन दिया और बदले में फ्रांस की नीस एवं सिवाय का क्षेत्र दिया जाना था। युद्ध में पिडमांट की सेना फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफल रही। अतः लोम्बार्डी पर पिडमांट का नियंत्रण हो गया। इस तरह इटली के एकीकरण की ठोस शुरुआत हुई। लोम्बार्डी की प्राप्ति से मध्य इटली के राज्यों परमा, मेडोना, टस्करी में भी एकीकरण के लिए राष्ट्रीय भावना उग्र हुई और जन विद्रोह हुआ। अतः शासकों को भागना पड़ा और अंततः जनमत संग्रह के माध्यम से इन राज्यों ने भी पिडमांट के साथ अपना विलय सुनिश्चित किया। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गैरिबाल्डी ने नेपल्स और सिसिली पर नियंत्रण किया, जिसका विलय पिडमांट के साथ हुआ। तत्पश्चात पिडमांट के शासक एमेनुअल ने प्रुशिया के सहयोग से वेनेशिया एवं रोम पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जनमत संग्रह के माध्यम से एकीकरण का कार्य पूरा किया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ और एक आधुनिक इटली राज्य सामने आया। इसी संदर्भ में कहा गया कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ है। अब आगे आते हैं बिल्ला फ्रैंका का विश्वासघात। प्लेम्बर्ग की संधि के पश्चात फ्रांस की सहायता से काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर लोम्बार्डी पर अधिकार किया और एकीकरण की ओर शुरुआत हुई। किंतु तभी फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया के साथ बिल्ला फ्रैंका की संधि की और स्वयं को युद्ध से अलग कर लिया। वस्तुतः उसे लगा कि प्रुशिया ऑस्ट्रिया की सहायता कर युद्ध में उसे पराजित न कर दे। नेपोलियन थर्ड ने इस कदम से काबूर के एकीकरण की योजना अवरुद्ध हो गई और उसे मात्र लोम्बार्डी से ही संतोष करना पड़ा। इसे ही बिल्ला फ्रैंका का विश्वासघात कहा जाता है। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि अभी उस देश ने विजय उल्लास का प्याला होठों से लगाया ही था कि वह गिरकर चकनाचूर हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, दक्षिण से ही क्यों एकीकरण स्टार्ट किया उसने। फिर जब इटली के एकीकरण की प्रक्रिया बिल्ला फ्रैंका के विश्वासघात से अवरुद्ध हो गई थी, तब काबूर ने कहा कि मुझे कूटनीति के माध्यम से उत्तर से एकीकरण नहीं करने दिया गया। अब मैं क्रांति के जरिए दक्षिण से एकीकरण का कार्य पूरा करूंगा। वस्तुतः नेपल्स और सिसिली की जनता ने राष्ट्रीयता की भावना से युक्त होकर विद्रोह किया। इसी क्रम में गैरिबाल्डी ने कहा कि जनता का नेतृत्व करने के लिए अपने हजारों लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ पहुंचकर सशक्त कार्यवाही के माध्यम से नेपल्स व सिसिली पर अधिकार किया। इसी समय गैरिबाल्डी ने रोम एवं वेनेशिया पर अधिकार करने की घोषणा की।
फलतः काबूर को चिंता हुई और उसने कहा कि हमें इस पागल गैरिबाल्डी से इटली को बचाना है। वस्तुतः गैरिबाल्डी द्वारा रोम और वेनेशिया पर अधिकार की घोषणा से नाराज होकर फ्रांस व ऑस्ट्रिया मिलकर एकीकरण की प्रक्रिया को विफल कर सकते थे। इसलिए काबूर ने गैरिबाल्डी के दृष्टिकोण पर चिंता प्रकट करते हुए उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसके लिए पिडमांट के शासक के विरुद्ध एमेनुअल को आगे किया। अंततः नेपल्स व सिसिली में जनमत संग्रह के माध्यम से विलय का कार्य पूरा हुआ। आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण के क्रम में 1866 में वेनेशिया तथा 1870 में रोम का विलय पिडमांट के साथ हुआ। अब आते हैं अगले वाले पे, जो कि है एकीकरण का क्या परिणाम हुआ। यूरोप के मानचित्र में एक नए देश के रूप में इटली का उदय हुआ। अतः इटली के एकीकरण के साथ ही मेटरनिख द्वारा बनाई गई यूरोपीय व्यवस्था का पतन हो गया। वस्तुतः यह यूरोपीय व्यवस्था राष्ट्रवाद, जनतंत्र, संविधान का विरोध कर रही थी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की विजय थी। एकीकरण के पश्चात इटली में संवैधानिक शासन स्थापित हुआ और जनता की संप्रभुता स्वीकार की गई। इस दृष्टि से इटली का एकीकरण यूरोपीय व्यवस्था के पतन को सूचित करता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर ठीक लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।